हमने यहाँ पे शिक्षण विधियों के अंदर गद्य शिक्षण विद्या देख ली थी, जिसमें हमने ये भी देखा था कि जिसमें संत के नियम रहित था ये। और यहाँ पे पद्य शिक्षण जो हमारा होने वाला है वो संत के नियम से युक्त होने वाला है। और हम यहाँ पे शिक्षण विधियों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट विद्या आज जो होने वाली है वो पद्य शिक्षण की होने वाली है। और काफी सारी शिक्षण विधियों को हमारे रीट के अंदर, प्री रीट के अंदर पूछा गया था, वो सब क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर किए गए थे। तो हम यहाँ पे देखने वाले आज शिक्षण विधियों के अंदर पद्य शिक्षण। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं गद्य शिक्षण की। जब हमने बात की थी तो गद्य शिक्षण में हमने देखा था पाठ्य पुस्तक विधि, आपने देखा था कि सबसे पुरानी विधि थी। और हम गद्य शिक्षण के अंदर आए थे और व्याकरण की विधियों के बारे में पढ़ा था। और व्याकरण विधियों के अंदर भी हमने आगमन निगमन विद्या वगैरह सभी कवर की थी। वो कवर करते हुए हम आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने यहाँ पे गद्य शिक्षण की विद्या देखी थी, जिसमें अर्थबोध विधि सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई थी, जिसमें प्रश्नोत्तर विधि के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से विधि जब हमने कवर करते चले गए तो अब हमारे पास आती है पद्य शिक्षण की विद्या, जिसमें काफी अट्रैक्टिव विद्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट विद्या होने वाली है। तो हम यहाँ पे देखने वाले सबसे पहले देखिए, यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कि बताइए व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि, व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि की बात करें तो आगमन निगमन विधि। उसी की तरह बात करें यहाँ पे गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, तो गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि जो थी वो थी अर्थबोध विधि। कौन सी थी? अर्थबोध विधि। उसी की तरह आज हम बात करते हैं पद्य शिक्षण के अंदर भी कुछ विद्या है जो इंपॉर्टेंट होने वाली है और सर्वश्रेष्ठ भी होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं पद्य शिक्षण होता क्या है। तो देखिए, वह रचना जो छंद के नियमों से युक्त होती है, जिसमें व्याकरण के नियम भी लगते हैं, है ना, अलंकार भी लगता है, रस भी युक्त होता है। तो ये सभी जो बातें इसके अंदर की जाती है वो छंद के नियम होते हैं। सबसे पहले छंद तो आपको समझ में आना चाहिए। तो वह रचना जो छंद के नियमों से युक्त हो वह क्या कहलाती है? पद्य रचना कहलाती है। पद्य रचना किसे कहेंगे? तो गाइस आपको समझ में आया कि जिसमें छंद के नियम क्या है? लगते हो। छंद के नियम क्या होते हो? उपयोग होते हो। तो यही बात की गई है पद्य शिक्षण के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं पद्य शिक्षण के अंदर एक एक टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे और इसकी शिक्षण विधियों के बारे में भी पढ़ेंगे। बात करते हैं पद्य शिक्षण के उद्देश्य की। तो आपको पता चल गया कि रचना क्या है। तो रचना, वह रचना जो छंद के नियमों से युक्त हो वह पद्य रचना कहलाती है। पद्य रचना, उसी की तरह हमने गद्य रचना के बारे में पढ़ा था, जिसमें छंद के नियम नहीं लगते थे, बिल्कुल छंद के नियम के रहित थी वो। तो ये क्या है? छंद के नियम के युक्त है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया कि पद्य रचना क्या कहलाती है। अब बात करते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या होने चाहिए? उद्देश्य हमने देखा था कि यदि आप पद्य शिक्षण करवा रहे हो, यदि आप शिक्षण विधियों का यूज कर रहे हो, तो उससे बालकों का क्या होगा? बालकों में निवारण कैसे होगा? उनकी समस्याओं का निवारण कैसे होगा? बालकों के अंदर शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा? उसके लिए आप क्या क्या कदम उठाओगे? आपका उद्देश्य क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? वो इसके अंदर बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, बालकों का काठिन्य, बालकों का काठिन्य निवारण करना, मतलब कठिन शब्दार्थ जब आते हैं तो उनका क्या होना चाहिए? निवारण होना चाहिए। यदि आप पद्य शिक्षण करवा रहे हो तो इसके अंतर्गत बालकों को समस्या भी आएगी। बालक जब पढ़ेंगे, बालक जब पाठ का निवारण करेंगे या गद्य पद्यांश वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें कई कठिन शब्द भी आएंगे। तो उनका क्या होना चाहिए? इस विधि के द्वारा पद्य शिक्षण में बालकों के काठिन्य निवारण होना बहुत जरूरी है। काठिन्य का मतलब मैंने आपको बताया था, काठिन्य का मतलब होता है कठिन शब्दार्थ। जो यहाँ पे कठिन शब्द आते हैं, कठिन शब्द आते हैं, वो क्या होने चाहिए? वो यहाँ पे कवर होने चाहिए। कठिन शब्द यदि कवर नहीं होंगे तो फिर शिक्षण करवाने से भी मतलब नहीं है। जब बालकों को समस्या का निवारण ही नहीं होगा तो बालक क्या होगा? क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेगा, बालक बोर हो जाएगा। तो बालक जब शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, शिक्षक जब बालक को शिक्षण कार्य करवाता है तो उसमें पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि बालक के काठिन्य निवारण होना बहुत जरूरी है, यानी कठिन शब्दार्थों का निवारण होना भी बहुत जरूरी है। बात करते हैं आगे, छंद शास्त्र या काव्य शास्त्र की जानकारी देना कि उस कविता में कौन सा अलंकार है ना, कैसा रस आया है, वो सब इसको बताना। वो बस बालकों को जानकारी होना कि आप कविता में पढ़ा रहे हो, कविता के अंदर कभी अलंकार भी आएंगे, रस, कौन सा रस आया है, तो रस का यूज भी होना चाहिए। बालकों को उसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि इसमें अलंकार कौन सा यूज किया गया है। तो वो सभी भी यहाँ पे छंद शास्त्र और काव्य शास्त्र की जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं आगे, कविता के गुण रहस्यों की जानकारी देना। कविता में जब आप पढ़ा रहे हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी बालक को होना बहुत जरूरी है। उसमें कई प्रकार के सेंटेंस आते हैं, कई कठिन शब्द भी आएंगे, जो बालकों को यहाँ पे निवारण होना भी बहुत जरूरी है। और चौथा पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिंपल सा पॉइंट है, बच्चों को इस प्रकार तैयार करें कि कविता रचना कर सके। ठीक है, अब बच्चों को आपको इस प्रकार इस विधि से तैयार करना है कि बालक खुद रचना कर सके, कविता को पढ़ सके। आपको पता है छोटी कक्षाओं के अंदर भी हमें कई कविताएं बुलवाते थे, लेकिन उससे क्या होता था? बच्चा रट लेता था।
लेकिन आपको इस तरीके से तैयार करना है कि बालक रटने की प्रवृत्ति वहां पे उत्पन्न नहीं हो और बिना रटे वह कविता की रचना करना शुरू कर दे। तो इस तरीके से ये कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे जब आप यहाँ पे पद्य शिक्षण करवाओगे। तो पद्य शिक्षण के अंदर कुछ प्रमुख विधियां भी दी गई है, जो प्रमुख विधियों के सहायता से आप बच्चों को क्या करवा सकते हो, शिक्षण करवा सकते हो। यह शिक्षण बच्चों में प्रभावी हो सकता है। तो गद्य शिक्षण के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले, गद्य शिक्षण के अंदर तो आप लोगों ने देखा भी था कि वो बिल्कुल भी अछंद नियमों के रहित था, लेकिन यहाँ पे पद्य शिक्षण के अंदर क्या होगा कि आपको अलंकार का भी और शब्द का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान भी करवाना पड़ेगा। साथ साथ में आपको शिक्षण विधियों से बालकों को उद्देश्य की ओर ले जाना है। बालक खुद रचना करना शुरू करे, तब कब करेगा, जब आपके पास विधियां होगी, जब आपको विधियों का ज्ञान होगा। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख विधियां दे रखी है, वो दे रखी है पद्य शिक्षण की। तो पद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां यहाँ पे देख सकते हो। पहली विधि यहाँ पे गीत विधि। कौन सी है? गीत विधि। गीत विधि आपको पता ही है, गान गान में आप कविता का गान करवाओगे, है ना। तो उस तरीके से बालक भी क्या करेगा, आपके पीछे पीछे दोहराएगा और दोहराते 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 उसको क्या करेगा, काठिन्य करेगा, शब्दार्थ को रटने का प्रयास करेगा, सीखने का प्रयास करेगा। और रटने की प्रवृत्ति को कम करते हुए उसको खुद रचना करना सिखाना है, उसको उस और ले जाना है जहां पे वो कविता का रचना कर सके। उसके लिए आपको भी लय के साथ और आपको भी उस कविता का पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तो शिक्षण कार्य के अंदर गीत विधि सबसे सर्वश्रेष्ठ होगी। उसके बाद बात करते हैं अभिनय विधि। अभिनय आपको पता है, नाटक के द्वारा अभिनय करने के द्वारा। तो ये कुछ विधियां प्रमुख दे रखी है, जो हम एक एक विधि को आगे इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रमुख विधियां बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर, जिससे कि आपको कभी आए तो आप कह सकते हो कि ये सभी पद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां है। यदि कभी आपको पूछ सकता है कि बताइए अभिनय विधि किस शिक्षण का भाग है, तो आप कह सकते हो पद्य शिक्षण की प्रमुख विधि है। तो देखिए उसके अंदर सबसे पहली विधि होगी अपने पास गीत विधि। दूसरी विधि यहाँ पे हो गई अभिनय विधि। उसी की तरह आगे चलते हैं, तीसरी विधि कहते हैं खंडान्वय विधि और दंडान्वय विधि। यानी कि गद्य पद्यांश जब आप पढ़ाते हो तो खंडान्वय और दंडान्वय विधि के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से तीसरी विधि ये होगी। चौथी विधि की बात करें तो चौथी विधि यहाँ पे होती है व्यास विधि। कौन सी होती है? व्यास विधि। पांचवी होती है तुलना विधि, तुलना करना, तुलना विधि। और लास्ट में समीक्षा। समीक्षा भी तो आप करोगे जब आपका चैप्टर पूरा हो गया, निष्कर्ष क्या निकला? समीक्षा विधि। तो छठी आपके यहाँ पे आती है, छठी आती है समीक्षा विधि। तो इस तरीके से मैंने प्रमुख आपको 6 यहाँ पे विधियां बताई किसकी? पद्य शिक्षण की, जिसमें आपको पहले आपने देखी गीत विधि, दूसरी देखी अभिनय विधि, तीसरी देखी खंडान्वय दंडान्वय विधि, चौथी देखी व्यास विधि, पांचवी देखी तुलना विधि और छठी देखी समीक्षा विधि। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पे प्रमुख विधियों के बारे में बताया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक एक विधि को अपन देखने वाले हैं, और जिससे कि आपके रीट और प्री रीट के अंदर बहुत हेल्पफुल देने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर